Okay. So let us start with the next topic, today's lecture. Okay. Also, we have revised the topics we had done last time. क्या क्या हमने किया था last time याद है सबको? चलो। सबसे पहले मुझे बताओ, साहिल बताएंगे, साहिल कुर्द. What is the Boyle's law? Sahil. Yes, Sahil. सुन रहे कि नहीं? Sahil, start your video and tell me what is Boyle's law. Okay, Anushka. Yes, sir. Yes, follow. What is Boyle's law? Pressure is inversely proportional to volume. Yeah. हाँ और आगे कुछ नहीं उसके कंडीशन कुछ नहीं क्या? हाँ at constant temperature. हाँ, at constant temperature. What is Charles' law? शिफा बताओ. Volume is directly proportional to temperature at constant pressure. Which temperature? Absolute or Celsius? Absolute temperature or Celsius temperature? Absolute temperature.
volume is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure. Absolute temperature. Okay, sir. इधर सृष्टि बताओ, what is Avogadro's law? सृष्टि, हाँ सबसे सही निफ्लाइट मधून करते करू जाईल एकदा लॉग आउट करून परत लॉग इन कर रहा यस सृष्टि बोलो कि नहीं यस सृष्टि ओके रोहित बताओ रोहित चाळे what is Avogadro's law? अरे बोलो जल्दी रोहित ठीक है बताओ अनुष्का Avogadro's law. To the number of molecules. Repeat. Equal molecules is equal to equal volume at identical conditions, temperature and pressure. Equal molecules. The number of molecules is directly proportional to the volume. The number of molecules is directly proportional to the volume. Or we can simply say, in other words, that the equal number of molecules occupy same volume at identical conditions of temperature and pressure. And also we can say it in other words that equal volumes of all the gases at identical conditions of pressure and temperature contain equal number of molecules also. Okay. तो ठीक है. So आज के लेक्चर में हम अभी आगे बढ़ रहे हैं. तो इस चैप्टर के अंदर हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सा डेरिवेशन करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. एक्चुअली इस चैप्टर का जो पूरा बेसिक है, मतलब पूरा चैप्टर जो है वो इसी डेरिवेशन पे खड़ा है, ऐसा ही हम बोल सकते हैं सिंपली. तो इसलिए मैं अपील करूंगा आपको भी आप एक 15 मिनट के लिए आपके सभी के माइक्स म्यूट कर दो. Okay, अगर कुछ डाउट है तो it's okay, we can unmute it and just ask the doubt, and after the clearing the doubt again mute the mic compulsory. ठीक है, तो ताकि आपके घर में अगर कोई शोर वगैरह है या कुछ डिस्टर्बेंस है तो वो क्लास लेक्चर को डिस्टर्ब ना करे उसके लिए. सो बिल्कुल 15 मिनट के लिए अभी कॉन्सेंट्रेट करके वो डेरिवेशन देखो ठीक से क्या हमको इसमें देखना है. सो बेसिकली इस डेरिवेशन के अंदर हमको गैस का जो प्रेशर है, तो गैस के प्रेशर के लिए हमको एक्सप्रेशन बनाना है. वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस. रिमेंबर, क्योंकि और उसके अंदर उस डेरिवेशन के अंदर हर एक स्टेप पे हमको एक एक असम्पशन यूज करना है. जो लास्ट टाइम हमने देखा है तो सभी असम्पशंस हमको एक एक स्टेप में यूज करने हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन.
that is the pressure exerted by the gas. Okay, so all of you are going to see the screen. So basically, you have to derive the expression for pressure exerted by a gas. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको गैस कंसीडर करना पड़ेगा. तो कोई भी गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसका एक्सप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमको गैस कंसीडर करना पड़ेगा. सो कंसीडर अ गैस व्हिच इज कंटेन्ड इन अ कंटेनर. अब देखो कंटेनर भी हम इस टाइप का ले लेंगे जो क्यूबिकल टाइप का रहेगा. देखो ठीक से, तो सपोज ये क्यूबिकल टाइप का कंटेनर है. I hope all of you can draw the cube. क्यूब ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपली एक स्क्वायर ड्रॉ करने का और स्क्वायर को एज इट इज कॉपी करने का और थोड़ा डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट करने का और उसके जो चारों कॉर्नर्स है वो हम ज्वाइन कर सकते हैं आराम से. That will give you the cube. सपोज इस क्यूब का हर एक साइड जो है वो इक्वल होगा ऑब्वियसली, एंड दैट इज ऑफ लेंथ l. सपोज तो हर एक साइड जो उसका है वो l इतने लेंथ का है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही. तो हाइट भी l, लेंथ भी l एंड ब्रेड्थ भी l. ओके, और एट द सेम टाइम ये भी हमको एज्यूम करना है कि वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस क्यूब विल बी कंसिडर्ड एज ओरिजिन, so that we can consider this as a x-axis, y-axis and z-axis along the three sides of the cube which are meeting each other at a particular corner of this cube. तो इस क्यूब के एक कॉर्नर पे ओरिजिन ले लेंगे. ये सपोज हमारा x एक्सिस है, ये मान लो कि ये y एक्सिस है और ये चलो z एक्सिस मान लेते हैं. ठीक है, तो अभी देखो ठीक से, यहाँ पे इस क्यूब के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. We are going to assume that there are large number of molecules present there in this cube, and all these molecules, according to the kinetic theory of gases, will be moving in all possible directions with all possible velocities. So suppose that these are the molecules. ये जो डॉट डॉट्स दिख रहे हैं ये सारे मॉलिक्यूल्स है गैस के, जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग वेलोसिटीज के साथ मोशन में है. इनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है. ऑब्वियसली हर एक का वेलोसिटी अलग अलग होगा, कोई ऊपर जा रहा होगा, कोई लेफ्ट तरफ जा रहा होगा, कोई राइट तरफ, कोई नीचे की तरफ, कोई सामने की तरफ, कोई पीछे की तरफ, बिल्कुल. बट एवरी मॉलिक्यूल will have its velocity resolved into three components. You can say, suppose this is the molecule and its velocity will be in this direction. Suppose तो इस डायरेक्शन में इस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी जो है उसको हम तीन कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे. इसमें से एक कंपोनेंट रहेगा एक्स एक्सिस के अलावा, ये सपोज इसका एक्स कंपोनेंट हो गया. दूसरा जो कंपोनेंट उसका है वो रहेगा वाई एक्सिस के अलावा, ये सपोज उसका वाई कंपोनेंट हो गया. और तीसरा कंपोनेंट हम देखेंगे इट इज अलोंग द जेड एक्सिस लाइक दिस. ठीक है, ये हम थोड़ा करेक्शन करेंगे यहाँ पे. दिस इज गोइंग टू बी सपोज वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस. ठीक है, and now we can understand if we call this velocity of this molecule as c. ये फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है उसको अगर हम c1 बोल देंगे
C1. C1 stands for velocity of first molecule. So the velocity of this molecule can be resolved into three components, the x component of which will be denoted by u1, y component will be denoted by v1, and the z component of that will be denoted by w1. तो देखो ठीक से u v w ये जो है वो x y z के साथ करेस्पॉन्ड करते हैं. u1 is the name of x component of velocity, v1 is the name of y component of velocity, and w1 is going to be the name of z component of that velocity. But since all these three are the components of this c1, we can say this c1 bar, the velocity of this particle, first particle, that is c1 bar, can be expressed in terms of I bar, j bar and k bar in this way, that is u1 into I bar plus v1 into j bar plus w1 into k bar. ये सभी हम जानते हैं, वेक्टर्स के अंदर यही होता है. So every vector can be expressed in terms of I bar, j bar and k bar, where I bar is going to be the unit vector along x axis, j bar is going to be the unit vector along y axis, and k bar is going to be the unit vector along z axis. Okay, so these are the velocities, and the first velocity can be expressed in terms of I bar, j bar, k bar in this way. In the same way, we can say c2 bar, that is the velocity of second molecule, can be expressed as u2 into I bar plus v2 into j bar plus w2 into k bar. ये जो सफिक्स 2 आया है वो इसलिए आया है क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है वो सेकेंड मॉलिक्यूल है. तो सेकेंड मॉलिक्यूल होने के कारण उसका जो वेलोसिटी है वो हम 2 सफिक्स से डिनोट करेंगे. अगर यहाँ पे थर्ड मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं तो C3 बार विल बी इक्वल टू U3 बार, U3 I बार प्लस V3 J बार प्लस W3 K बार, ऐसा हम एक्सप्रेस करेंगे. एंड वी कैन कंटिन्यू दिस अप टू द लास्ट मॉलिक्यूल, दैट इज CN bar, which is going to be equal to simply UN I bar plus VN J bar plus WN K bar. After all, U, V, W are reserved for x component, y component and z component respectively, so that we can say कोई भी मॉलिक्यूल हो तो उसके लिए U, V, W रिजर्व्ड है x, y, z components के लिए. इससे भी आगे जाके हम ये भी समझ सकते हैं आराम से कि इससे हमको ये मिल जाता है कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है C1 बार का हम कैसे लिख सकते हैं. मॉड ऑफ C1 बार, जैसा कि हमने वेक्टर्स में देखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर can always be calculated by using this u1 square plus u2 square, sorry v1 square plus w1 square. ये समझ सकते हैं आराम से. In the same way, and hence we can just express this in this way. So u1 square plus v1 square plus w1 square will automatically become equal to c1 square, no doubt. And in the same way here also we can express this mod of C2 bar to be simply equal to root of, yes, root of, here it will be u2 square plus v2 square plus w2 square. So that simplifying this or squaring both sides, you can get that u2 square plus v2 square plus w2 square is going to be simply equal to C2 square, no doubt. And in the same way, we can continue this argument for the last also and get that UN square plus VN square plus WN square is going to be exactly same as CN square. Okay. तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये U, V, W के सबका स्क्वायर का जो सम है वो सिंपली हमको उसके वेलोसिटी का ही स्क्वायर के बराबर मिल रहा है. तो ठीक है, अभी और कुछ assumptions हमको यहाँ पे करने हैं. तो सबसे पहला assumption ये है कि the total number of molecules contained in this whole container is going to be capital N. So capital N is going to be the number of molecules, you can say. Okay, total number of molecules is denoted by capital N. And suppose that small m is going to be the mass of each molecule. And we have already seen it in the kinetic theory of gases, assumption of kinetic theory of gases, that all the molecules of same type of gas are identical in all respects.
So we can say that all the molecules are of the same mass, and hence we can say that small m is going to be the mass of each molecule. Okay, and at the same time, also we can say that the capital M is going to be the total mass of the gas as a whole. तो पूरे गैस का जो मास है वो हमको मिलने वाला है कैपिटल M करके. चलो ठीक है, तो कैपिटल M is reserved for the total mass of the gas. तो पूरा गैस का जो मास है वो हमने कैपिटल M से डिनोट करके रखा है. ठीक है, तो एक सीधा नेचुरल रिलेशनशिप इन तीनों के बीच में हमको मिलता है. देखो ठीक से यहाँ पे कि ये जो कैपिटल M है टोटल गैस का मास है और एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, और ऐसे कैपिटल N इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. एक सिंपल सी बात है देखो ठीक से यहाँ पे कि अगर सपोज एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हर एक मॉलिक्यूल जो है वो अगर 10 किलोग्राम मास का है. चलो एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं. एक बॉक्स के अंदर अगर बहुत सारे स्पीयर्स है और हर एक का मास जो है वो 10 किलोग्राम है, और ऐसे अगर समझो कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मॉलिक्यूल सपोज है यहाँ पे. तो ये सारे 12 मॉलिक्यूल्स का मास टोटल मिलके कितना बनेगा? So we can say that the total mass of all these 12 molecules will actually become equal to 12 into 10, correct है? That means it will be 120 kilogram. तो ये सिंपल सा जो लॉजिक है वो हमको यहाँ पे यूज करना है, और हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि the total mass of all the gas molecules here is going to be the mass of each molecule multiplied by number of molecules contained in the gas. तो इसलिए इसी बात को हम यूज करके ये बोल सकते हैं आराम से कि capital M will be equal to small m into capital N. ये बात है समझ में सबको? देखो ठीक से capital M is going to be equal to small m into capital N. इसमें अगर कुछ डाउट है तो तुरंत पूछो, मैं दूसरा एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर सकता हूँ अभी. Just raise your हाँ yes डाउट है सर. हाँ बोलो. ये कैसे आया ना? हाँ सर. देखो एक सिंपल सी बात है, अगर सपोज एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम के अंदर मान लो कि 20 बच्चे बैठे हैं. ठीक है, 20 स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लासरूम एंड एवरी स्टूडेंट वेज सपोज 60 किलोग्राम ईच. हर एक का जो मास है वो 60 किलोग्राम है. इमेजिन करो, तो हर एक स्टूडेंट का मास 60 किलोग्राम और ऐसे 20 बच्चे टोटल है, तो पूरे क्लासरूम के अंदर कितना मास हो गया? कैसे निकालेंगे? 20 into 60. बिल्कुल, एक बच्चे का मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक दैट. सो यही तो हमने यहाँ पे किया है. देखो ठीक से यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? स्मॉल m, एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक दैट. तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो तो हमने कैपिटल N अज्यूम करके रखा है, और एक मॉलिक्यूल का मास जो है वो स्मॉल m अज्यूम करके रखा है. तो इसलिए टोटल मास ऑफ गैस, अभी गैस बनता ही किससे है? मॉलिक्यूल से बनता है. इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि the total mass of the gas will actually be equal to the product of mass of each molecule and number of such molecules. ये सिंपल सी बात हमने यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर रखी है. समझा भी ठीक से? Yes, sir. Okay. और अभी हम देख सकते हैं कि the density of the gas can be supposed to be rho, which can be obtained to be the mass upon volume. But as we know that the volume of this cube, how can we find out that volume? तो ये जो वॉल्यूम है इस क्यूब का वो हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि इसका लेंथ हमको पता है. ये जो साइड का जो लेंथ है क्यूब का वो L है यहाँ पे. तो क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? लेंथ क्यूब. तो इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम बन जाएगा लेंथ क्यूब, एंड हेंस वी कैन गेट द वॉल्यूम टू बी L क्यूब. एंड इवन एरिया ऑफ दिस फेस इफ यू वांट टू फाइंड आउट, अगर इस वाले फेस का एरिया अगर हमको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? और इवन हर एक सरफेस का जो एरिया है वो सेम ही होगा एक्चुअली, क्योंकि वो क्यूब है. क्यूब को 6 सरफेसेस होते हैं. देखो ठीक से, ये बीच नीचे वाला एक सरफेस, राइट वाला एक, लेफ्ट वाला एक, ऊपर वाला एक, नीचे वाला एक, और फ्रंट एंड बैक, ऐसे 6 सरफेसेस उसको है. और हर एक सरफेस का अगर हम देखते हैं लेंथ एरिया कितना है तो पता चलता है. नहीं, टोटल एरिया नहीं हो चाहिए, कोई भी एक सरफेस का एरिया हमको चाहिए, एक ही सरफेस का. तो वो तो स्क्वायर है ना, तो इसलिए उस एक सरफेस का जो एरिया है वो बन जाएगा L स्क्वायर. दैट इज सिंपल थिंग, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड. द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज L क्यूब एंड द एरिया ऑफ क्यूब इज
L square. L square. Okay, and density finally. What is the density here is mass upon volume. You have to think it about later. तो ये इसके बारे में हमको बाद में सोचना है जरूर, इसको कैलकुलेट भी करना है. मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि मास के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है और वॉल्यूम के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है. देखो ठीक से यहाँ पे L क्यूब. ओके, सो along with all these things we'll move further. So we want to find out the pressure exerted by this gas. अब देखो ये डेरिवेशन को थोड़ा बाजू में रख के हम कुछ दूसरी चीजें डिस्कस करेंगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि वो जरूरी है इस डेरिवेशन के अंदर आगे बढ़ने के लिए. सबसे पहली बात तुमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रेशर, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, and we have already derived the expression for pressure exerted by liquid in last chapter, and we have already seen that pressure is defined as the force upon per area. unit area. Yes, so pressure is defined as force upon area, no doubt. ये हमको अच्छी तरह समझना है, और उससे भी आगे जाके ये भी हमको समझना है कि अभी चलो गैस के द्वारा एग्जर्ट किया हुआ जो प्रेशर है वो निकालने के लिए हमको एरिया तो हमारे पास है ऑलरेडी, बट वी हैव टू फोकस ऑन फोर्स एक्चुअली. तो फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? वी नो दैट न्यूटन सेकंड लॉ टेल्स अस सिंपली दैट द फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. याद होगा सभी को? सॉरी, चेंज इन मोमेंटम divided by time. That is the basic formula for force. जिससे ही हमको ये force equal to mass into acceleration ये मिल जाता है, no doubt. But basic formula क्या है? This is the basic formula for the force. You have to remember this correctly. And at the same time, you are also to understand what is momentum. Momentum होता ही क्या है? It is the product of mass and velocity. That is called as the momentum. ये हमको अच्छी तरह समझना है. And whenever one body suppose collides with another one, suppose this is having the momentum mu1 and this is having the momentum mu2, m2u2 suppose, then we can say that the momentum is always conserved. It is the law of conservation of momentum, which tells us simply that in any collision the total momentum of the whole system remains constant, which indirectly tells us that the total momentum before the collision happens to be exactly same as the total momentum after the collision. And because of that, we can say that one body, maybe that one body loses the momentum, the same amount of momentum has been gained by the another body, because there is no loss or gain in the overall collision. पूरे collision के दौरान net loss बिल्कुल नहीं होता है या net gain भी नहीं होता है. Momentum जो है ऐसा एक चीज है जो हमेशा conserve होता है, conserve. That means the total momentum before the collision is always going to be exactly equal to the total momentum after the collision, which also means that if suppose one body seems to be losing the momentum, so the another body will gain the exact equivalent amount of momentum at the same time. अगर एक body कुछ momentum lose करेगा तो दूसरा body जरूर gain करेगा, and hence we can say change in momentum of one body can be नेगेटिव. अगर वो लूज करता है तो नेगेटिव कहा जाएगा चेंज इन मोमेंटम, बट अगर वो गेन करता है, दूसरा बॉडी अगर गेन करता है तो उसके बारे में चेंज इन मोमेंटम क्या कहेंगे? जरूर पॉजिटिव बोलना पड़ेगा. बिल्कुल. तो ये जो होता है चेंज इन मोमेंटम, और एट द सेम टाइम मोमेंटम इज टू बी अंडरस्टूड, इट इज टू बी द वेक्टर क्वांटिटी. Momentum is a vector quantity and momentum vector is expressed as m into v bar, where v bar is the velocity. Again it is a vector. So direction of momentum is always same as the direction of velocity. So ये सभी हमको चीजें समझनी है, and because of that you can understand that as soon as the velocity changes, momentum has to be changed. Momentum also has to be changed. जैसे ही velocity बदलता है, भले वो मैग्नीट्यूड में बदल हो या डायरेक्शन में बदले, तो चेंज तो चेंज होता है. तो इसलिए अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो इसका मतलब जरूर मोमेंटम भी चेंज होगा. बिल्कुल. एंड बिकॉज ऑफ दैट द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम विल बी कॉल्ड एज द फोर्स. ये हमको इस तरह समझना है. सो अलॉन्ग विथ ऑल दीज थिंग्स वी कैन गो बैक टू द डेरिवेशन हियर. तो चलो डेरिवेशन के ऊपर वापस आते हैं और हम अभी आगे बढ़ते हैं. देखो सबसे पहले हमको प्रेशर निकालने के लिए फोर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. फोर्स के लिए चेंज इन मोमेंटम पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और उससे भी आगे जाके मोमेंटम पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. सो कंसीडर वन मॉलिक्यूल ऑफ मास स्मॉल m हियर. ये जो एक मॉलिक्यूल है जिसका मास स्मॉल m है उसके ऊपर फोकस करो ठीक से
और ये मॉलिक्यूल के बारे में हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज इट्स इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। हम अभी अपने को एक्स एक्सिस के अलोंग फोकस करेंगे, ठीक है ना। ये जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलोंग जो उसका मोशन है उसके ऊपर ही फोकस करेंगे, और इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल है वो इस सरफेस के ऊपर कोलाइड करने जा रहा है। इस सरफेस को हम नाम दे देंगे एस चाहिए तो, जो कि एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो इस सरफेस के ऊपर वो कोलाइड करेगा, तो उसकी वजह से हम देखेंगे इस डायरेक्शन में इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना है, उसको हम बोल देंगे इनिशियल मोमेंटम। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल और मॉलिक्यूल? What can we say? So the initial momentum of this molecule along x-axis will be simply equal to m into u1. बोल सकते हैं सर? देखो ठीक से, ये m उसका मास है और u1 उसका वेलोसिटी है x डायरेक्शन में, तो इसलिए यहाँ पे उसका जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम, वो बनेगा m into u1. Okay, but just it will when it will rebound from this surface, जैसे ही वो यहाँ पे जाएगा और इस सरफेस के साथ रिबाउंड होके टकरा के वापस आएगा, तो उस समय वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो उसका वेलोसिटी जो है वो माइनस u1 बन जाएगा। Do you agree with this? So you can see the minus u1 will be its velocity, and because of that we can say that final momentum. So the final momentum of this molecule will be exactly same as initial one, only the thing is that it is opposite in direction, and that's why we can call it as minus mu1. ये समझा सभी को ठीक से? Minus mu1 is going to be the final momentum, whereas initial momentum is simply mu1. Okay, अभी मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल का जो मोमेंटम है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? जरूर हुआ है। यहाँ पे वो प्लस mu1 था, यहाँ पे वो माइनस mu1 है, तो चेंज तो हुआ है। हाउ मच इट इज चेंज्ड? तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए जरूर हमको फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि चेंज इन मोमेंटम कैन बी ऑब्टेन टू बी सिंपली इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। But as we know that final momentum has been obtained to be simply equal to mu1, and final momentum is going to be simply minus of mu1, and initial momentum is simply mu1. देखो यहाँ पे ये जो है वो हमने यहाँ पे डाल दिया, और ये वाला जो है वो हमने यहाँ पे डाल दिया फाइनल के जगह पे, जिससे हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा? देखो ठीक से, इट विल बी सिंपली माइनस 2mu1. Do you agree with this? Which means that the total change in momentum of one particle when it collides with the surface S is going to be minus 2mu1. What does this negative sign tells us? ये नेगेटिव साइन क्या बताता है? अभी हमने देखा कि चेंज इन मोमेंटम जब नेगेटिव होता है, इसका ये मतलब होता है कि मोमेंटम हैज बीन लॉस्ट बाय दैट बॉडी. सो द मॉलिक्यूल हैज lost this much of momentum. तो इतना जो मोमेंटम है वो मॉलिक्यूल ने लूज किया है. ओके, बट द सेम अमाउंट ऑफ मोमेंटम मस्ट हैव बीन गेन्ड बाय द सरफेस विद व्हिच इट कोलाइड्स, राइट? तो इसलिए द चेंज इन मोमेंटम ऑफ सरफेस क्या बनेगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ सरफेस का चेंज इन मोमेंटम जरूर पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि द सरफेस हैव बीन गेन्ड इट. तो इसलिए बोल सकते हैं यहाँ पे कि सरफेस का जो चेंज इन मोमेंटम है वो बनेगा 2 plus 2mu1, just because the same equivalent amount of momentum, whatever momentum is lost by the molecule will be gained by the surface itself. Okay, तो ये हो गया हमारा delta p. We can say delta p, that is the change in momentum of the molecule surface in one collision. Okay, but now see here the diagram carefully, that this molecule will just start its motion here in the backward direction, and it will move from this point to this point here, and then it will just rebound from this surface and just again collide with the same surface after some time, because its motion is to and fro, as we can see here. अगर यही डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, समझो ये क्यूब का क्रॉस सेक्शन है, और मान लो कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है. Suppose this is the molecule here, and now suppose this molecule starts moving.
ये मॉलिक्यूल जो है इस तरफ जाएगा, यहाँ पे कोलाइड करेगा और यहाँ से इस तरफ रिबाउंड करेगा, इस तरफ जाके फिर से यहाँ पे पटकेगा और वापस इस तरफ जाएगा और इसी सरफेस के साथ फिर से आके कोलाइड करेगा। तो अभी इस ड्यूरेशन में कितना टाइम जाएगा वो हमको निकालना है ताकि हम फोर्स निकाल सके, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। So because of that, in order to find out that time, we'll have to find the time interval between the two successive collisions made by this molecule with the same surface S here. तो इस सरफेस के साथ वो दो बार कोलाइड जब करता है तो उसके बीच में का टाइम इंटरवल कितना है वो कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है रेखा रूप से कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो यहाँ से इस तरफ जाएगा पहले, तो जरूर L इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा बिल्कुल, और जैसे ही वो रिबाउंड होके वापस टर्न होता है और वापस पीछे की तरफ जाता है तो इस ड्यूरेशन में वो फिर से L इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा बिल्कुल। और ये इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस उसने जो ट्रेवल किया वो टोटल डिस्टेंस रहेगा 2L, जाने के लिए L और आने के लिए वापस L। तो टोटल जो डिस्टेंस बनता है वो बनेगा 2L, एंड दिस 2L डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड विद द वेलोसिटी u1। Check that velocity is suppose u1 and it is a velocity along x-axis, and that's why we can estimate the time to be simply equal to the distance traveled by the particle divided by velocity of this particle, so that we can say this time delta t can be obtained to be simply equal to the distance traveled, that is 2L divided by velocity, that is u1. Okay, so this is going to be the time interval of the molecule between two successive collisions made by the molecule with the same surface S again. Okay, so ये जो टाइम इंटरवल हमको मिला ये, और ये जो मोमेंटम का चेंज हमको मिला, ये हमको यूज करना है इस फॉर्मूला के अंदर, क्योंकि हमको पता है फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास है। We know that according to the Newton's second law, the force is always equal to the change in momentum upon time. याद है सभी को? तो ये अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन time gives us the force. So if we use it here, then we can get the change in momentum, which is the 2mu1 in the numerator, and time, which is there here, 2l upon u1 there in the denominator. तो ये 2l upon u1 आ गया डिनोमिनेटर के अंदर, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो उससे हमको फोर्स मिल जाएगा। बट रिमेंबर दैट वी आर फोकसिंग ऑन वन मॉलिक्यूल ओनली। इस मॉलिक्यूल के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, इसकी वजह से उसके द्वारा एक्सर्ट किया हुआ जो फोर्स है वो बन जाएगा F1. We can call it as F1, where F1 stands for the force exerted by first molecule on the surface S. Okay, which can be simplified to be simply equal to, तो यहाँ पे 2mu1 वैसा ही रहेगा, but that should be multiplied with the reciprocal of this 2l upon u1, which becomes simply u1 upon 2l. So that 2 gets cancelled and we are left with simply mu1 square upon L. check, तो ये हमको मिल रहा है force exerted by single molecule. So we can say the force exerted by a molecule on the surface S is going to be simply equal to mu1 square upon L. Okay, so in the same way we can make all the similar arguments for second molecule. check, तो दूसरा कोई एक मॉलिक्यूल अगर हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं जिसका मास m होगा, वेलोसिटी c2 होगा, जिसके कंपोनेंट्स u1, u2, w2 एंड v2 होंगे, तो उसके लिए अगर पूरा सेम आर्गुमेंट्स अगर हम रिपीट करेंगे तो हम पाएंगे कि उसके द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है सेम सरफेस के ऊपर उसको हम बोल सकेंगे F2, which is going to be simply equal to mu2 square upon L. In the same way, we can get this force exerted by third molecule also in the same way, that is m into u3 square upon L, and so on up to the last molecule, which is going to be nth molecule we can say. So Fn we can say it will be simply equal to mun square upon L as a final. So all these are the forces exerted on this molecule on the surface due to all the molecules on the surface S. ये जो सरफेस पूरा है, ये जो सरफेस है S, इस सरफेस के ऊपर इन सारे मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो एक्सर्ट किया हुआ फोर्स है वो फोर्स हमने निकाल दिया है इस फॉर्मूला के अंदर।
टोटल फोर्स जो है वो हमको मिल जाएगा आराम से. So we can call it as Fx because this force is acting on the surface S which is perpendicular to the x-axis. So this Fx will be actually obtained to be simply the sum of F1, F2, F3 and so on up to Fn. ये सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमको टोटल फोर्स मिलेगा which will be obtained to be simply Fx is equal to, तो F1 के बदले यहाँ पे आ जाएगा m21 square upon L. अच्छा, ये सब अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो डालने के बाद ये m और l देखो सबके अंदर दिख रहा है ऑलरेडी. तो m और l को हम बाहर निकाल पाएंगे आराम से. और अगर m और l बाहर आ गया तो देखो नीचे यहाँ पे m and l can be taken out and we can be left with the u1 square plus u2 square plus u3 square plus so on up to un square as a final. So ये हमको मिल गया formula for the force acting on the surface x perpendicular to x. Now we have to find out the pressure. So how can we do that? By the definition, we know that the pressure on x-axis is always equal to force upon area. तो इस फोर्स को हमको डिवाइड करना है एरिया से. और हम जानते हैं ऑलरेडी कि इस सरफेस S का जो एरिया है, ये जो सरफेस S है उसका एरिया हमको पता है ऑलरेडी, इट इज L स्क्वायर. S का क्या, हर एक सरफेस का एरिया सेम ही है, L स्क्वायर है. और इसलिए हम अगर L स्क्वायर यहाँ पे डाल देंगे तो उससे हमको ये मिल जाएगा देखो ठीक से. तो Fx का वैल्यू हम बाद में डालेंगे, पहले 1 अपॉन a मतलब L स्क्वायर इंटू Fx का वैल्यू है ये m अपॉन L इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू un स्क्वायर. नो डाउट. तो ये पूरा जो है वो हमको मिल जाएगा फॉर द pressure. Okay, so pressure acting on this surface perpendicular to x-axis has been obtained to be this much. Okay, so उसको हम px बोल रहे हैं. But as we know already that if suppose there is a gas contained in a cube and suppose pressure of acting on this surface is px, in the same way we can get py also. Py matlab pressure acting on this surface which is perpendicular to y-axis, and at the same time the pressure acting on the surface perpendicular to z-axis can also be found out to be pz. तो ये जो px, py और pz है ये हम निकाल सकते हैं आराम से. px जैसे हमने यहाँ पे निकाला, चलो ठीक है, इसको थोड़ा एक स्टेप और यहाँ पे लेके जाते हैं और बोलते हैं कि px will be actually equal to m upon l cube. समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि l स्क्वायर इंटू l becomes actually l cube इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा u1 square plus u2 square plus u3 square and so on up to un square. Okay, and then we can generalize this result for py also. So py, how much it will be? Py equal to m as it is, l cube as it is, and here it will be ब्रैकेट में क्या आएगा, u के बदले v आ जाएगा. तो v1 square plus v2 square plus v3 square and so on up to vn square, ये बन जाएगा यहाँ पे. और सेम वैसे ही हम pz के बारे में भी बात कर सकते हैं. And so we can say that pz, that is the pressure along z-axis, will actually be equal to m upon l cube into ब्रैकेट में क्या आएगा, w1 square plus w2 square plus w3 square and so on up to wn square. No doubt. तो ये बन जाएगा pressure along these different axes. But if you remember in the last chapter we have seen already that Pascal's law. What does Pascal's law tells us? Just try to remember. Pascal's law tells us that the pressure exerted by any fluid is equally transmitted in all directions, isn't it? So कोई भी pressure, कोई भी fluid जो है, गैस भी एक fluid ही है. तो गैस जो है वो जो pressure exert करता है वो अलग-अलग डायरेक्शंस में सेम ही होता है. ऐसा कभी नहीं होता है कि गैस जो है वो इस डायरेक्शन में ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ऊपर की तरफ कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, या इस तरफ ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा. बिल्कुल नहीं. गैस जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो चारों तरफ सेम ही होगा. तो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि px या py और pz, all of them are going to be same. So no need to call them px, py, pz. We can call them p simply, and hence we can say that since according to the Pascal's law, according to Pascal's law,
the pressure exerted by the liquid is going to be the same in all directions. So we can say that Px, Py and Pz all are going to be same, which we can call it them as P only. तो अगर इनको हम P बोल देंगे तो अभी देखो, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि जब तक हम इन तीनों इक्वेशंस को, सपोज ये give this as equation number 1, give this as equation number 2 and this as equation number 3, जब तक हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड नहीं करेंगे ना, तब तक हमको यहाँ पे C नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ठीक से कि C1 जो है, स्टार्टिंग में हमने बोला था यहाँ पे कि C1 स्क्वायर कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू U1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर। यहाँ पे C2 स्क्वायर को हमने लिखा था U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर। Cn स्क्वायर सिमिलरली वी कैन से दैट इट विल बी UN स्क्वायर प्लस Vn स्क्वायर प्लस Wn स्क्वायर। So recalling this fact here, we can just add these three equations vertically. तो इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं तो देखो क्या होगा। ठीक है, सो तीनों इक्वेशंस ऐड करने के बाद हमको मिलेगा, देखो एडिंग द इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। तो इन तीनों इक्वेशंस को बिल्कुल ऐड करो वर्टिकली। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, यू विल गेट दिस एज P1 प्लस P2 प्लस P3, करेक्ट है। ये हमको मिल जाएगा यहाँ पे, सॉरी Px प्लस Py प्लस Pz will be obtained here in the left side, yes, which is going to be equal to, अब यहाँ पे राइट साइड में अगर देखते हो केयरफुली तो m/L3 तो सभी ब्रैकेट्स में है, ये जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और तीनों ब्रैकेट्स में हमने वो उसको कॉमन ही लेके रखा है। तो ऐड करने के बाद भी वो कॉमन आ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे आ गया m/L3 बाहर, ठीक है। और ब्रैकेट में फिर क्या बनेगा, देखो ठीक से U1 square plus V1 square plus W1 square becomes C1 square. Just check. How is it? See here, we already seen here that U1 square plus V1 square plus W1 square becomes exactly equal to C1 square, correct? And similarly, U2 square plus V2 square plus W2 square becomes C2 square. And same thing which we will be talking about this N also, Cn square also. तो ये अगर हम यहाँ पे बात यूज करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा सीधा वर्टिकली एडिशन करने से। ये देखो U1 square plus V1 square plus W1 square becomes C1 square. In the same way here, U2 square plus V2 square plus W2 square automatically becomes C2 square here. तो ये बन गया हमारा C2 square, ओके। प्लस अभी सेम वैसे ही यहाँ पे चलता रहेगा और लास्ट में UN square, Vn square and Wn square will add up to Cn square, बिल्कुल। तो ये Cn square बन गया, no doubt. Now it is the time to recall the definition of RMS velocity which we have derived last time, talked about last time. तो हमने last time देखा था RMS velocity का मतलब क्या है। तो RMS velocity CRMS, we have seen it is to be equal to the square root of Mean square velocity. square root of mean square velocity means square root of mean of the squares of all the velocities of molecules of the gas. That means ये जो है CRMS जो है वो रूट के अंदर यहाँ पे आएगा C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर and so on up to Cn का स्क्वायर, and then it is to be divided by n and square root is to be taken here so that we can get this CRMS. Now if we square in both sides, then we get this as CRMS square becomes equal to, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा सिंपली सेम which is already there, C1 square plus C2 square plus C3 square and so on up to Cn square, and that is to be divided by n. And now if we take this n in that side, अगर n को उस तरफ अगर भेज देंगे तो हमको ये मिल जाएगा C1 square plus C2 square plus C3 square and so on up to Cn square becomes exactly equal to n times of CRMS square. Check. And this value can be replaced here just because whatever we are observing here in this bracket is going to be the same as this one here. Check. तो अगर ये पूरा सेम है तो क्यों ना उसका जो वैल्यू यहाँ पे है वो यहाँ पे डाल दे। तो उससे हमको देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा,
तो और ऑलरेडी हमको यह भी पता है कि px, py and pz are going to be same, so we can each of them replace by p. So we can say this will be p plus p plus p. See it here, we assumed it as p because Pascal's law tells us simply that the pressure exerted by enclosed fluid is always same in all directions. So px, py, pz is going to be the same, and hence we can get this p plus p equal to 3p in the next step, which is going to be simply equal to here m upon l cube into, यहाँ पे क्या आएगा, इस पूरा ब्रैकेट जो है उस पूरे ब्रैकेट के बदले यहाँ पे n टाइम्स CRMS स्क्वायर आ जाएगा. बिल्कुल, तो ये बन गया n टाइम्स CRMS का स्क्वायर. ठीक है, and then we can just solve this, simplify this further and get this as 3p is equal to mn upon l cube into CRMS square. And then we can just simplify this further. ये 3 को अगर नीचे लेके जाएंगे उस डायरेक्शन में, वो साइड में, तो हमको प्रेशर का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, जो कि फुल एंड फाइनल एक्सप्रेशन है प्रेशर का. इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, m into capital N upon 3 times L cube into CRMS का स्क्वायर. ये हमको मिल रहा है. This is the expression for pressure exerted by a gas. But at the same time, we can also understand here, ये जो फैक्टर यहाँ पे आ गया m into n, just check, और इवन यहाँ पे l क्यूब जो आ गया उसको भी हमको रिप्लेस करना है. just check here, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कंसिडरेशन पार्ट में कि ये जो क्यूब है इस क्यूब का वॉल्यूम l क्यूब रहने वाला है. तो अगर इस क्यूब का वॉल्यूम l क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल V, and then we can get this capital V replaced here in place of L cube here, and hence we can get this final expression. And also remember that this small m into capital N is going to be replaced by capital M, that is the mass of the gas. And if we make all these changes here, then we can see clearly that सबसे पहले ये फॉर्मूला जो है वो बनेगा यहाँ पे m into 1 by 3 into m into n upon V stands for volume, into CRMS का स्क्वायर. ये सबसे पहले बनेगा. इसको ही हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे. अगर इस m into n को अगर कैपिटल M से रिप्लेस कर देंगे तो हमको मिलेगा इस ये 1 by 3 into कैपिटल M अपॉन V into CRMS स्क्वायर. बिल्कुल, और उससे भी आगे जाके इस मास अपॉन वॉल्यूम को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय डेंसिटी, एज वी नो ऑलरेडी दैट मास अपॉन वॉल्यूम इज ऑलवेज कॉल्ड एज द डेंसिटी. तो उसको हम लिख सकते हैं आराम से 1 by 3 into rho into CRMS square, where rho stands for density of the gas. So we have got 3 formulae for pressure exerted by the gas. One is P is equal to 1 by 3 into, ये देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला हमारे पास है वो हमने यहाँ पे देखा कि it is going to be the pressure is equal to 1 by 3 into small m into capital N upon V into CRMS square. The second formula for pressure is simply P is equal to 1 by 3 into capital M upon capital V into CRMS square. And the third formula for the pressure is simply 1 by 3 into rho into CRMS square. So this is going to be the formula for pressure exerted by the gas. All these 3 formulae are equally important for numerical purpose. तो numericals के अंदर उनको कुछ भी पूछा जा सकता है. चलो, क्योंकि क्या है ना कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस कैन बी फाउंड आउट इन 3 ways. If suppose mass of each molecule is given and number of molecules is also given, then we can use this formula here. And if suppose the total mass of the gas is simply given, बाकी सब तो देना ही पड़ेगा, so then we can use this formula here. And if suppose the density of the gas is directly given and obviously RMS velocity is also given, then we can get the pressure of the gas by using this formula here. So we can use these different formulae in different situations wherever the given things are different like this. तो ये क्या दिया हुआ है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से हमको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो डिसाइड करना होता है. तो वो अच्छी तरह से याद रखो ठीक से. So this is going to be the formula for pressure exerted by the gas. If you want, you can just see the whole derivation once again, whatever we have done so far. तो यहाँ पे हमने क्या क्या सब किया स्टार्टिंग से वो एक बार फटाफट रिवाइज करो. देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा, assumed the cube. एक क्यूब हमने क्यूबिकल कंटेनर हमने एज्यूम किया जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स, n इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने एज्यूम किए.
and suppose each of molecule is having the mass small m, and the total mass of the gas is going to be capital M. And immediately we get the relationship between these three, that m is equal to small m into capital N, and area of each surface will be L square. The volume of the whole cube is going to be L cube, and the density of the gas is going to be m upon v, no doubt. And then we can talk about the speed of these molecules. So the speeds of these molecules are considered to be C1, C2, C3, and so on like that up to Cn. And the speed of every molecule or velocity of each molecule can be resolved into three components. So in order to resolve the velocities, we have taken the one of the corner of the cube as origin, and the concurrent edges of the cube as x-axis, y-axis, and z-axis. And we have resolved, and even also we have taken this I bar, j bar, and k bar to be the unit vectors along x-axis, y-axis, and z-axis respectively. And we have resolved this C1 bar in terms of U1 bar, U2, V1 bar, and W1 bar. तो ये U1 बार C1 बार को हमने तीन कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, जिसको इस तरह से लिखा C1 bar is equal to U1I bar plus V1J bar plus W1K bar, and immediately we can get the magnitude of C1 bar to be equal to simply root of U1 square plus V1 square plus W1 square, which gives U1 square plus V1 square plus W1 square equal to C1 square. Similarly for second molecule and nth molecule, we can generalize. We have found out the initial momentum of the molecule as mu1, final momentum of the molecule after reversal to be equal to minus of mu1, and then we have found out the change in momentum by using the final momentum minus initial momentum, which is obtained to be minus of mu1. This minus sign tells us simply that molecule has lost that momentum, and according to the law of conservation of momentum, we can say that the equal amount of momentum has been gained by the surface, and hence the change in momentum of the surface is going to be plus 2 mu1. So we can represent it by delta p, that is delta p is equal to plus 2 mu1 in this way. And time interval between the two successive collisions made by the molecule with the same surface S can be obtained to be simply equal to distance upon speed, and distance traveled by the molecule is 2L upon speed is u1, and hence we get this delta t, that is time equal to 2L upon v1. And then we can get this force exerted by this molecule to be simply equal to change in momentum upon time, so that we can say this will be change in momentum, that is 2 mu1 upon 12 by u1, which simplified becomes mu1 square upon L, which is going to be the force exerted on the surface S due to first molecule only. एक मॉलिक्यूल के द्वारा किया हुआ एक्सर्ट किया हुआ फोर्स हमको इस तरह से मिल गया. Similarly, we can make arguments for second molecule and get the force due to it to be equal to mu2 square upon L, and similarly for the third molecule and nth molecule as well. So once we get the forces due to all the molecules, we can just add them up so as to get the total force due to the whole gas, and hence the total force due to the all the molecules can be combined together so as to call it as a force acting on the surface which is perpendicular to x-axis here, and that Fx will be obtained to be equal to m upon L into u1 square plus u2 square plus divided that is up to un square. And pressure is just the force divided by area, and that's why we have to divide it by area so as to get this as 1 upon L square into m by L into this whole thing as it is. And then we can get this m upon L cube into this whole thing as it is, which can be generalized for y-axis also and z-axis also. So we can get the pressures along x-axis, y-axis, and z-axis by using the same concept. And once we get that, we can just add these three equations together, keeping in mind the Pascal's law, which tells us simply that the pressure in all directions is always going to be the same, which we can call it as P. So when we add these all three pressures, then we get this 3P on the left side, but on the right side, we can take this m upon L cube common and vertically add these velocities, and u1 square plus v1 square plus w1 square becomes equal to c1 square. Similarly, c2 square and cn square can be obtained in this way. And then we can just get the expression for pressure, that is 3P is equal to m by L cube into this whole chunk, which is already present there in the formula for the RMS velocity. We know that RMS velocity is nothing but the square root of c1 square plus c2 square plus that's up to cn square upon n. If we square both sides, we get this is CRMS square here, and if we take this n in that side, then we get this whole chunk equal to n times CRMS square, which is present here. And if we replace it by that, then we get this m by L cube into n CRMS square, so that we can get this 3P equal to mn upon L cube into CRMS square,
but as we know that this L cube is going to be V, that is the volume of the cube, and also transfer these 3 in the denominator in that side, so that we get this P equal to 1 by 3 into Mn upon V into CRMS square. But already we know that this small m into capital N gives us the mass of the gas, total mass of the gas, which is denoted by capital M here. And then we can get this as m upon V into CRMS square. And also m upon V stands for density, and hence we can get this pressure to be equal to 1 by 3 into rho CRMS square. And these are the 3 formulae for pressure exerted by the gas. Remember. Now you can just unmute the mic and ask any question if you have. अगर कुछ डाउट है तो पूछो फटाफट. डेरिवेशन में अगर किधर भी कुछ समझा नहीं है तो जरूर पूछो. यस, सभी को समझा है पक्का? Yes, sir. ओके, तो मुझे एक डाउट है. देखो, बात ये है कि ये पूरा जो डेरिवेशन है वो हमने एक्चुअली क्यूब एज्यूम करके डिराइव किया है, बराबर. स्टार्टिंग में ही हमने यहाँ पे इसको क्यूब एज्यूम किया था, बराबर है. तो क्या इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला जो हमने लास्ट में डिराइव किया, तो वो फॉर्मूला सिर्फ क्यूबिकल कंटेनर के लिए ही एप्लीकेबल है या वो कौन से भी कंटेनर के लिए एप्लीकेबल होगा? क्या समझते हो और क्यों? वॉल्यूम यस, वॉल्यूम कौन बोला? यस, व्हाट डू यू वांट टू से? में इक्वल डिस्टेंस निकालते हैं. अगर गैस में स्प्रेड होता है तो सभी डायरेक्शंस में इक्वल डिस्टेंस तक जाते हैं. So basically what happens is even if we have derived this whole equation using the cube only, cubical container use करके हमने ये पूरा इक्वेशन डिराइव किया है, लेकिन यहाँ पे क्यूब के कोई भी डायमेंशंस यहाँ पे फाइनल इक्वेशन में नहीं आ रहे. दिख रहा है यहाँ पे फाइनल इक्वेशन में क्या अपेयर कर रहा है? वॉल्यूम अपेयर कर रहा है. तो वॉल्यूम जो है वो तो जैसे क्यूब को होता है वैसे स्फीयर को भी होता है या सिलेंडर को भी होता है. तो इसीलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आखिर प्रेशर जो है ना वो डिपेंड किस पे करता है? वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ना. यहाँ पे हमने जो फाइनल एक्सप्रेशन जो देखा तो उसके अंदर वॉल्यूम अपेयर कर रहा है फाइनली, डजंट नॉट द बाकी कोई डायमेंशंस जो है वो यहाँ पे अपेयर नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब सीधा ये मतलब ये है कि शेप चाहे कैसा भी हो, it doesn't matter, the pressure exerted by the gas depends on the volume only and not on the shape and size of container. तो सेम वॉल्यूम के अगर अलग अलग कंटेनर्स भी अगर होंगे तो भी उस केस में ये जो क्यूब है तो उसका जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे रोल प्ले करेगा और उसकी वजह से हमको इक्वेशन वही मिलेगा. बिल्कुल. सो द इक्वेशन कैन बी इक्वली एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ कंटेनर्स, नो डाउट. और एक बात है, यहाँ पे हमने ये एज्यूम करके रखा है कि ओके. सो और एक बात है कि अगर सपोज हमने यहाँ पे एज्यूम करके रखा है कि वन मॉलिक्यूल इज मूविंग टू एंड फ्रो एंड इवन वी हैव एस्टिमेटेड द टाइम आल्सो, हमने टाइम भी इसका एस्टिमेट किया.
तो क्या ये बात नहीं है कि अगर सपोज एक मॉलिक्यूल है वो अगर इस तरफ जाने लग गया और दूसरा मॉलिक्यूल अगर उसके बीच में अगर आ जाए तो उसके साथ वो अगर कोलाइड कर दिया तो उसकी वजह से वो तो दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। फिर ये हमारा जो टाइम का जो एस्टिमेशन है वो कैसे सही रहेगा, कौन बताएगा? क्वेश्चन समझा सबको? अब समझो ये मॉलिक्यूल है यहाँ पे एंड दिस मॉलिक्यूल इज सपोज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सपोज कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे, अगर मान लो कि ये मॉलिक्यूल है, ये देखो ये सपोज मॉलिक्यूल है और अगर ये मॉलिक्यूल अभी इस तरफ मूव कर रहा है, समझो इस तरफ जाने लग गया, लेकिन अगर उसके पाथ में दूसरा कोई मॉलिक्यूल अगर बीच में आ जाता है तो फिर तो वो इस तरफ चला जाएगा और इस सरफेस के साथ टकराएगा। फिर इस सरफेस के साथ वो तो टकराएगा ही नहीं, तो फिर हमने ये जो टाइम एस्टिमेट करके रखा है वो कौन सा टाइम हो गया? फिर वो मॉलिक्यूल तो वहां पे पहुंचा ही नहीं। हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस फैक्ट? The motion of a molecule is going to get disturbed by the presence of different molecules in the gas. ऐसा थोड़ी है कि एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पे गैस के अंदर प्रेजेंट है और वही आगे पीछे दौड़ रहा है, उसका मोशन दूसरे मॉलिक्यूल्स के द्वारा डिस्टर्ब भी तो होगा ना, जरूर। तो दूसरे मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस की वजह से उसके मोशन में जो डिस्टर्बेंस आता है तो उसकी वजह से ये टाइम का जो एस्टिमेशन हमने किया है वो गलत नहीं हो जाएगा? कौन बताएगा? How can we claim this estimation of time to be still true even if all other molecules are present? Yes, anybody? Okay, सुनो, होता क्या है ना कि अगर सपोज ये मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल अगर दूसरे किसी मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होता भी है, if suppose this molecule collides with another molecule which is here, तो यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल है, उसके साथ ये मॉलिक्यूल कोलाइड होके दूसरी तरफ निकल जाता है, बिल्कुल, लेकिन फिर उसका जो मोमेंटम है वो ये मॉलिक्यूल लेके जाएगा आगे, जरूर। ये हम समझ सकते हैं आराम से कि the role of this first molecule will be just played by the second molecule further। तो ये जो जिस मॉलिक्यूल के साथ वो पटकेगा वो मॉलिक्यूल आगे उसका काम करेगा, उसका ही मोमेंटम लेके आगे जाएगा और यहाँ पे पटकेगा और रिबाउंड होगा। जरूरी नहीं कि ये मॉलिक्यूल भी लास्ट तक उसका जर्नी कंप्लीट करे, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल भी तीसरे मॉलिक्यूल के साथ किसी ना किसी तरह से पटके और उसकी वजह से वो दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के ऊपर वो जाके पटक जाए, जिसकी वजह से जैसे वो पटकेगा तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो अपना खुद का जो मोमेंटम है वो इसको दे देगा और जैसे वो मोमेंटम उसको दे देगा तो इस वाले का जो काम है वो उसके आगे ये वाला मॉलिक्यूल करेगा। और उसकी वजह से हम ये वो देख सकते हैं कि कितने भी कोलिजन्स हो जाए, चाहे कितने भी कोलिजन्स हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे मोमेंटम की बात कर रहे हैं। We are going to we have found out this time of the time in which the momentum comes back। So यहाँ पे मोमेंटम को यहाँ से लेके यहाँ तक और वापस यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए लगने वाला टाइम जो है वो हम यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स की बात नहीं चल रही है, मॉलिक्यूल्स भले बदल भी जाएंगे तो भी एक मॉलिक्यूल जो इस तरफ मूव कर रहा था उसका रोल अलग अलग मॉलिक्यूल्स प्ले करेंगे और उसकी वजह से ये जो मोमेंटम का जो एस्टिमेशन है ये बिल्कुल करेक्ट होगा और ये टाइम जो हमने एस्टिमेट किया है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का काम दूसरा मॉलिक्यूल करेगा, दूसरे का तीसरा मॉलिक्यूल करेगा। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स बदलते जाएंगे लेकिन रोल कभी नहीं बदलेगा। तो उस रोल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए द मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल even if it is disturbed by the presence of other molecules, but the time estimation will not be incorrect, it will be still correct in this case also, remember। ठीक है? So this is the basic derivation in this chapter, which is the fundamental derivation in this whole chapter, which the whole chapter is based upon। तो ये पूरा चैप्टर जो है वो इस डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड है और इसी रीजन से हमको ये डेरिवेशन अच्छी तरह से परफेक्ट करना है। तो आज का आपका होमवर्क यही होगा कि ये डेरिवेशन आपको ठीक से परफेक्ट करना है। तो लिख के देखो, एक बार कम से कम एक बार तो आपको लिखना ही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक बार लिखने से परफेक्ट नहीं हो पा रहा है तो उसको 2 बार लिखो या 3 बार लिखो और वो सबमिट करो, ठीक है? सो दैट इज द होमवर्क फॉर टुडे। रिमेंबर, आई विल रिपीट अगेन, you have to
write this derivation twice or thrice unless and until it is perfect. जब तक वो Okay, परफेक्ट sir. नहीं होता तब तक आपको ये डेरिवेशन प्रैक्टिस करना है और उसको नोटबुक पे लिखना है, उतारना है, हर एक स्टेप ठीक से प्रॉपर लिखना है और उसका फोटो निकाल के सबमिट करना है. Yes, sir. ओके. Yes. और कल के जो न्यूमेरिकल्स है, Sure, sir. यस, न्यूमेरिकल्स जो मैंने कल दिए थे वो किसने किसने नहीं किए हैं, हैंड रेज करो. हैंड रेज करो जल्दी, किसने किसने नहीं किए हैं. ये सबने किए हैं? मोस्ट ऑफ लोगों ने किए हैं, मैंने देखा व्हाट्सएप पे भी किसने भेजा है कई लोगों ने. और ये श्रुति परदेशी, सिद्धि भोसले, ऋतुजा, श्रेया दरेकर, श्वेता अमाले. क्यों नहीं किया है होमवर्क आपने? आर्यन सोलंके, नीरज भेंडे, मृणाल जाधव. मृणाल किया है क्या होमवर्क? हाँ सर, स्टार्टिंग के 5 हुए. तो सबमिट नहीं किया अभी तक? हाँ सर, करता हूँ सबमिट. और इधर बाकी सर टोटल 42 क्वेश्चंस है. ठीक है, तो कल दोनों सबमिट करो. ठीक है, आज का जो मैंने दिया वो भी और जो न्यूमेरिकल्स मैंने करने के लिए बोला है वो भी दोनों आपको सबमिट करने हैं कल. नहीं तो एक छड़ी लेके आना पड़ेगा मेरे को. सर आप वीडियो कैसे मारेंगे? हाँ, इधर से मारूंगा उधर पहुंच जाएगा. चलो ठीक है. सर बाकी का माल. ओके, यहाँ पे मैं अभी लेक्चर्स खत्म करता हूँ. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे. और 6:30 बजे अतुल सर का लेक्चर है, भूलो मत. ओके, Yes, sir. थैंक यू. बाय Thank बाय. you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.